सोचो, तुम रात के अंधेरे में अपने रूम में बैठे हो। सब कुछ शांत है, एक छोटी सी लाइट कॉर्नर में जल रही है और तुम्हारी सांसें हल्की सी सुनाई दे रही हैं। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और बस एक सवाल तुम्हारे दिमाग में घूमता है। जब मैं कहता हूं मैं, तो मैं कौन हूं? यह सवाल सिंपल लगता है। हम रोज मैं का इस्तेमाल करते हैं। मैं थक गया हूं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं सोच रहा हूं। लेकिन अगर थोड़ा गौर से देखो तो यह मैं एक अजीब सी चीज है। यह एक ऐसी पहचान है जो ऑब्वियस लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे डिसेक्ट करते हैं वैसे वैसे यह हाथ से फिसलती चली जाती है, जैसे रेगिस्तान में दूर चमकता हुआ मिराज। अक्सर लगता है कि एक कोर सेल्फ है, एक ऐसा परमानेंट स्टेबल सेंटर जो हमेशा वही रहता है। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी का सफर सोचो तो तुम नोटिस करोगे कि तुम एक जैसे कभी नहीं रहे। तुम्हारी सोच बदली, तुम्हारा शरीर बदला, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी यादें, सब कुछ बदल गया। तो फिर यह मैं क्या है जो तुम्हारे अंदर इतना कांस्टेंट लगता है? थोड़ा और गहरा सोचो। बचपन में तुम एक अलग इंसान थे। उस वक्त तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद थी। तुम्हारी आवाज पतली थी, तुम्हारी सोच मासूम थी। आज तुम शायद कॉफी प्रेफर करते हो, तुम्हारी आवाज बदल गई है, तुम्हारी सोच और कॉम्प्लेक्स हो गई है। और कल कल तुम और बदल जाओगे। लेकिन जब भी तुम अपने आप को देखते हो तुम कहते हो, यह मैं हूं। क्या तुम्हें लगता है कि यह वही तुम हो जो बचपन में थे, या तुम एक नए इंसान हो जो पुराने इंसान का बस एक शैडो है? इसी पैराडॉक्स को हम कहते हैं द मिराज ऑफ द सेल्फ। एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। साइंस कहती है कि तुम्हारा ब्रेन ही तुम्हें सेल्फ का इल्यूजन देता है। जैसे एक मूवी स्क्रीन पर कैरेक्टर्स दिखते हैं, वो असली नहीं होते, लेकिन तुम उनसे कनेक्ट करते हो, उनकी कहानी में खो जाते हो। वैसे ही तुम्हारा ब्रेन एक नैरेटिव क्रिएट करता है, एक कहानी, एक फ्लो, जिसे तुम अपना सेल्फ कहते हो। मगर कहानी और कहानी कहने वाले में क्या फर्क है? अगर तुम्हारा ब्रेन ही सेल्फ क्रिएट कर रहा है, तो यह मैं जो कह रहा है मैं एग्जिस्ट करता हूं, यह असल में कौन है? पॉज लो और सोचो। अगर मैं खुद को देख रहा हूं तो मैं कौन हूं? देखने वाला या देखा जाने वाला? बौद्ध धर्म में एक बहुत गहरी टीचिंग है, अनत्ता, यानी नो सेल्फ। उनका कहना है कि सेल्फ एक परमानेंट एंटिटी नहीं है। जो तुम्हें लगता है एक तुम हो, वो असल में एक कलेक्शन है मोमेंट्री एक्सपीरियंसेस का। जैसे एक नदी के पानी को देखो, हर सेकंड नया पानी उसमें फ्लो कर रहा है, लेकिन तुम उसे एक ही नदी कहते हो। वैसे ही तुम्हारा शरीर और तुम्हारी सोच हर सेकंड बदल रही है, लेकिन तुम उसे एक ही तुम कहते हो। यह एनालॉजी सिंपल है लेकिन डीपली अनसेटलिंग भी। अगर मैं एक इल्यूजन है, तो किसकी कहानी मैं सुन रहा हूं? किसकी आंखें इस दुनिया को देख रही हैं? एक और उदाहरण लेते हैं। सोचो तुम्हें एक दिन पूरी तरह की अमनेसिया हो जाए। तुम्हारी सारी यादें, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पास्ट, सब कुछ इरेज हो जाए। तुम बस एक ब्लैंक स्लेट बन जाओ। उस मोमेंट में तुम कौन हो? क्या तुम अब भी वही इंसान हो जो कल थे, या तुम एक नए इंसान हो जो अभी जन्मा है? कुछ लोग कहते हैं कि मेमोरी ही सेल्फ है, लेकिन अगर तुम्हारी मेमोरी तुमसे छीन ली जाए, तुम फिर भी जिंदा हो। तुम अभी भी महसूस कर रहे हो, देख रहे हो, सांस ले रहे हो। मतलब शायद सेल्फ मेमोरी से भी ज्यादा बेसिक है। शायद सेल्फ इक्रो एक्सपीरियंस है, अवेयरनेस खुद। लेकिन अवेयरनेस भी एक पैराडॉक्स है, क्योंकि तुम अपनी अवेयरनेस को डायरेक्टली पकड़ नहीं सकते। जैसे तुम अपने हाथ से अपनी उंगली को टच नहीं कर सकते, वैसे ही तुम अपनी अवेयरनेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तुम हमेशा अपनी अवेयरनेस के थ्रू चीजों को देखते हो, लेकिन खुद अवेयरनेस एक मिस्ट्री बनी रहती है, और इसी में छुपी है द मिराज ऑफ द सेल्फ। सेल्फ कभी डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, तुम बस उसके रिफ्लेक्शंस देखते हो, तुम्हारी यादों में, तुम्हारी सोचों में, तुम्हारे डिसीजंस में। लेकिन अगर तुम उस रिफ्लेक्शन के पीछे जाने की कोशिश करो, तुम्हें पता चलता है कि वहां कुछ भी सॉलिड नहीं है। सोचो, एक आईने के सामने खड़े हो, तुम अपना रिफ्लेक्शन देखते हो। रिफ्लेक्शन बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन जैसे ही तुम हाथ बढ़ाते हो, तुम्हें समझ आता है कि यह बस एक इमेज है। तुम्हारा सेल्फ भी वैसे ही एक इमेज है, एक प्रोजेक्शन जो ब्रेन क्रिएट करता है, जिसे तुम रियल मान लेते हो। और अगर यह सब इल्यूजन है, तो क्वेश्चन यह है, इल्यूजन को कौन देख रहा है? यह सवाल तुम्हें एक अजीब सी शांति भी दे सकता है, और एक डर भी। शांति इसलिए क्योंकि अगर सेल्फ इल्यूजन है, तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को क्लिंग करने की जरूरत नहीं है।
तुम फ्लूइड हो, तुम हर मोमेंट नए हो, तुम एक प्रोसेस हो जो कॉन्स्टेंटली अनफोल्ड हो रहा है। लेकिन डर इसलिए क्योंकि अगर कोई सॉलिड सेल्फ नहीं है तो तुम्हारा असल में होना क्या मतलब रखता है? थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो। इमेजिन करो कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें, तुम्हारी आदतें सब डिसॉल्व हो गए। बस एक रॉ अवेयरनेस बची है। क्या वह अवेयरनेस ही तुम्हारा असल तुम है, या फिर वह भी एक इल्यूजन का पार्ट है? यही पैराडॉक्स तुम्हें डीपली क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है। क्या हम एक स्टेबल सेल्फ हैं, या सिर्फ एक कहानी जो हम खुद को सुना रहे हैं? और शायद जवाब यह है कि सेल्फ एक मिराज ही है, एक इल्यूजन जो तभी तक रियल लगता है जब तक तुम उसे चेस करते हो। जैसे ही तुम रुककर उसे देखते हो, वह वैनिश हो जाता है। एक गहरी सांस लो और इस बात पर थोड़ा रुककर सोचो, मैं कौन हूं? शायद तुम्हें इसका जवाब न मिले, लेकिन कभी कभी जवाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल खुद। और यह सवाल एक नया रास्ता खोलता है। अगर सेल्फ एक मिराज है तो शायद मेमोरी ही वह मिराज की डेजर्ट हीट है जो उसे क्रिएट करती है। और अगला सफर हमें ले जाता है एक और टाइमलेस पैराडॉक्स की तरफ। सोचो, तुम समुद्र के किनारे पर खड़े हो। समुद्र शांत है, लहरें हल्की सी आवाज कर रही हैं, और तुम्हारी आंखों के सामने एक पुराना लकड़ी का जहाज एंकर किया हुआ है। यह जहाज हजारों स्वतर कर चुका है, तूफानों को झेला है, धूप और बारिश में खड़ा रहा है। इसे कहते हैं द शिप ऑफ थीसियस। यह एक पुराना दार्शनिक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो एक ऐसा पैराडॉक्स उठाता है जो डायरेक्टली तुम्हारी आइडेंटिटी से जुड़ता है। कहानी सिंपल है। एक जहाज है जिसका हर एक लकड़ी का तख्ता धीरे धीरे रिप्लेस किया जाता है। आज एक तख्ता बदल गया, कल एक और। दिन, महीने, साल गुजरते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि उस जहाज का हर एक हिस्सा रिप्लेस हो चुका होता है। उस वक्त सवाल उठता है, क्या यह अब भी वही पुराना जहाज है? अक्सर लोग इस सवाल को एक अजीब इंटेलेक्चुअल पजल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर तुम इसे अपनी जिंदगी से जोड़ो तो तुम समझोगे कि यह पैराडॉक्स डायरेक्टली तुम्हारी आइडेंटिटी के दिल को छूता है। क्या तुम वही इंसान हो जो तुम 10 साल पहले थे, या फिर तुम एक नए इंसान हो जो बस एक कॉन्टिन्यूटी के इल्यूजन के अंदर जी रहा है? जरा अपने शरीर के बारे में सोचो। साइंस कहती है कि तुम्हारे शरीर की ज्यादातर सेल्स कुछ सालों में पूरी तरह से रिप्लेस हो जाती हैं। तुम्हारी स्किन सेल्स कुछ हफ्तों में नई हो जाती है, तुम्हारी ब्लड सेल्स कुछ महीनों में, और तुम्हारी हड्डियां भी कुछ सालों में नई हो जाती हैं। मतलब अगर तुम आज अपने शरीर को देखो तो वह वैसे ही है जैसे थीसियस के जहाज के नए तख्ते। हर एक हिस्सा रिप्लेस हो गया, लेकिन तुम अब भी कहते हो, ये केरो, ये मैं हूं। और सिर्फ शरीर ही नहीं, तुम्हारा मन भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। तुम्हारी पसंद, तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारी सोच, तुम्हारे डर, सब कुछ बदलते रहते हैं। अगर तुम अपनी डायरी खोलकर पढ़ लो जो तुमने 10 साल पहले लिखी थी, तो तुम्हें लग सकता है जैसे किसी और ने लिखा हो। तुम उस इंसान को समझ तो पाओगे, लेकिन उसे अपना एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं कह पाओगे। फिर भी एक अजीब तरीके से तुम अपने आप को कॉन्टिन्यूटी में देखते हो। तुम कहते हो, वह मैं था, ये मैं हूं, और कल भी मैं ही हूं। ये कॉन्टिन्यूटी कहां से आती है? ये मैं जो तुम यूज करते हो, ये एक स्टोरी है जो तुम खुद को सुनाते हो। एक और ट्विस्ट इमेजिन करो। सोचो कि एक म्यूजियम ने पुराने जहाज के सारे डिस्कार्डेड तख्ते एक जगह कलेक्ट कर लिए, और एक दिन किसी ने डिसाइड किया कि उन पुराने तख्तों को जोड़कर एक और जहाज बना दिया जाए। अब तुम्हारे पास 2 जहाज हैं, एक जो नए पार्ट से बना है और एक जो पुराने पार्ट से दोबारा जोड़ा गया है। सवाल यह है, इन दोनों में असली थीसियस का जहाज कौन सा है? यह पैराडॉक्स तुम्हारी आइडेंटिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। तुम्हारी बॉडी और माइंड में नए पार्ट्स लगातार रिप्लेस होते रहते हैं। तो असली तुम कौन हो? वह जो नए पार्ट से इवॉल्व हुआ है, या वो जो सिर्फ एक याद बनकर रह गया है? पॉज लो और खुद से पूछो, मैं असल में कौन हूं? मेरे पार्ट्स का सम, या मेरी स्टोरी का फलो? अक्सर हम आइडेंटिटी को एक फिक्स्ड चीज समझ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आइडेंटिटी एक प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूअस अनफोल्डिंग। तुम जैसे थीसियस का जहाज हो जो हर मोमेंट अपने आप को दोबारा बना रहा है। हर दिन तुम्हारा एक हिस्सा नया होता है और एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है। एक और लेयर देखते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक दोस्त है जिससे तुम बचपन से जानते हो। अगर तुम दोनों अभी मिलते हो तो तुम कहते हो कि तुम दोनों अभी भी वही लोग हो जो स्कूल में मिलते थे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए
तुम दोनों के शरीर, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें सब अलग हो चुकी हैं, फिर भी तुम एक कॉन्टिन्यूटी महसूस करते हो। क्या ये कॉन्टिन्यूटी बस एक शेयर्ड मेमोरी की वजह से है? ये पैराडॉक्स एक और गहरा सवाल उठाता है। अगर तुम कल किसी एक्सीडेंट में अपना पास्ट भूल जाते हो तो तुम कौन रह जाओगे? अगर तुम्हारी सारी मेमोरी इरेज हो जाए, तुम्हारा शरीर कुछ सालों में नई सेल्स से बन जाए और तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल जाए, तो क्या तुम अब भी वही तुम हो जो पहले थे, या तुम एक नए इंसान बन जाओगे, एक नए शिप ऑफ थीसियस की तरह? और यह पैराडॉक्स सिर्फ साइंस और फिलॉसफी तक लिमिटेड नहीं है, इसका इमोशनल वेट भी है। हम अपने रिलेशनशिप्स में अक्सर कहते हैं तुम बदल गए हो। कभी कभी हम खुद भी महसूस करते हैं मैं पहले जैसा नहीं रहा। यह सिर्फ एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, यह आइडेंटिटी का फंडामेंटल पैराडॉक्स है। अगर हम बदलते रहते हैं तो हम एक ही इंसान कैसे बने रहते हैं? एक शांत पल लो और अपनी लाइफ के बारे में सोचो। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी टीनेज, तुम्हारा प्रेजेंट, हर एक स्टेज पर तुम एक नए इंसान थे। फिर भी तुम उन सब वर्जन्स को एक सिंगल थ्रेड के साथ जोड़ते हो। शायद सेल्फ वही थ्रेड है, शायद सेल्फ कोई फिक्स्ड चीज नहीं, बल्कि एक कॉन्टिन्यूटी का इल्यूजन है जो हम खुद बनाते हैं। बौद्ध फिलॉसफी इस पैराडॉक्स को एक और एंगल से देखती है। वो कहते हैं कि कोई परमानेंट सेल्फ नहीं होता, हर चीज ट्रांजिएंट है, हर चीज चेंज हो रही है। अगर तुम खुद को पकड़ने की कोशिश करते हो, तुम्हें बस एक प्रोसेस मिलेगा, एक फ्लो मिलेगा। ये एक स्कैरी थॉट भी हो सकता है, लेकिन एक फरीइंग थॉट भी। स्कैरी इसलिए क्योंकि तुम्हारी एक सॉलिड आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है। फरीइंग इसलिए क्योंकि तुम एक फिक्स डेफिनेशन में बंधे नहीं हो। तुम चेंज कर सकते हो, तुम इवॉल्व कर सकते हो, तुम हर मोमेंट नए हो। और अगर हम इसको और गहरा ले जाएं तो यह सवाल उठता है, अगर तुम अपने सारे पास्ट से अलग हो जाओ, अपने प्रेजेंट को एक नए एंगल से देखो, तो क्या तुम्हारा कल प्रीडिटरमिन्ड है, या तुम उसे नए तरीके से डिफाइन कर सकते हो? यह पैराडॉक्स तुम्हें सबली ये समझाता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी के मालिक भी हो और गुलाम भी। मालिक इसलिए क्योंकि तुम अपने फ्यूचर को रीशेप कर सकते हो, गुलाम इसलिए क्योंकि तुम अपने पास्ट के ट्रेसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। तुम दोनों जहाज हो एक साथ, एक जो नए तख्तों से बना है और एक जो पुराने पार्ट से जोड़ा गया है। और शायद असली तुम कोई एक जहाज नहीं हो, असली तुम दोनों हो। असली तुम एक कहानी हो जो लगातार अपने आप को लिख रही है, एडिट कर रही है और दोबारा सुना रही है। एक गहरी सांस लो और इस मोमेंट पर रिफ्लेक्ट करो। क्या मैं वही इंसान हूं जो कल था, या मैं एक नया इंसान हूं जो बस कल वाले इंसान का कॉन्टिन्यूएशन है? कोई क्लियर जवाब नहीं है। पैराडॉक्स की खूबसूरती ही यह है कि यह तुम्हें सर्टेनिटी से दूर ले जाता है और तुम्हें रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करता है। और जैसे हम शिप ऑफ थीसियस के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हम अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं। अगर सेल्फ एक कहानी है तो उस कहानी का स्टोरी टेलर कौन है? यही थॉट हमें ले जाता है अगले पैराडॉक्स की तरफ, मेमोरी। क्योंकि अगर सेल्फ एक कहानी है तो मेमोरी ही उसका नैरेटर है। लेकिन क्या होता है जब नैरेटर अनरिलायबल हो जाता है? सोचो, तुम एक अंधेरी रात में अपने रूम के अंदर बैठे हो। विंडो से बाहर हल्का सा मूनलाइट आ रहा है, लेकिन उस रोशनी के बावजूद कमरे में एक अजनबी सी खामोशी है। ऐसी खामोशी जो तुम्हें अपने अंदर खींचती है, ऐसी साइलेंस जो तुम्हें अपने ही थॉट्स के अंदर घूम होने पे मजबूर करती है। तुम्हारी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है और दिमाग के अंदर एक ही क्वेश्चन घूमता है, क्या मैं वाकई फ्री हूं, या मेरी हर सोच, हर चॉइस पहले से डिसाइड है? यही है फ्री विल का पैराडॉक्स। एक पैराडॉक्स जो इंसानियत को हजारों सालों से परेशान कर रहा है। एक तरफ हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ के मालिक हैं, हम अपनी चॉइसेस खुद लेते हैं, हम अपना फ्यूचर बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साइंस, फिलॉसफी और साइकोलॉजी बार बार हमें इस इल्यूजन से जगाने की कोशिश करते हैं कि शायद जो हम चॉइसेस कहते हैं वो चॉइसेस कभी थी ही नहीं। थोड़ा सोचो, तुम अभी इस वक्त मेरे वर्ड सुन रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुमने अपनी मर्जी से ये वीडियो प्ले किया, लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारा ये डिसीजन भी तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम्हारी सबकॉन्शियस डिजायर्स, तुम्हारी मेमोरी और तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स की फायरिंग पहले से डिसाइड कर रही थी कि तुम ये वीडियो सुनोगे। मतलब तुम्हारा सो कॉल्ड फ्री चॉइस भी एक इल्यूजन हो सकता है। अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि दुनिया में होने वाली हर एक चीज, तुम्हारा एक सांस लेना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा कल जॉब स्विच करना या तुम्हारा एक ग्लास पानी पीना, ये सब ऑलरेडी फिक्स्ड है। हर एक इवेंट एक चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का रिजल्ट है।
जैसे एक डोमिनो फॉल करता है और उसके बाद दूसरा गिरता है, वैसे ही तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस भी एक डोमिनो इफेक्ट का रिजल्ट है। तुम्हारी बर्थ के टाइम से लेकर तुम्हारे हर एक डिसीजन तक सब पहले से डिसाइड है। अब एक अजीब सी तस्वीर सोचो, एक बड़ा सा कॉस्मिक मूवी चल रहा है और हम सब उस मूवी के कैरेक्टर्स हैं। हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से डायलॉग बोल रहे हैं, अपने एक्शंस चूज कर रहे हैं, लेकिन असल में स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। हम बस एक प्री रिकॉर्डेड फिल्म देख रहे हैं जिसमें रिवाइंड, पॉज और फॉरवर्ड हमारे कंट्रोल में नहीं है। पैराडॉक्स ये है कि अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा? अगर एक मर्डरर के एक्शंस भी पहले से डिसाइड थे तो क्या उसे गिल्टी माना चाहिए? अगर एक सेंट ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की तो क्या उसका चॉइस भी इल्यूजन था? यह सोचकर ही दिमाग में अजीब सा डर लगता है, क्योंकि इसका मतलब है कि मोरालिटी और अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हिल जाता है। लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिमिटेड फॉर्म में। मतलब हम 100% फ्री नहीं हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है अपने एक्शंस डिसाइड करने की। जैसे तुम एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन का ट्रैक फिक्स्ड है, तुम्हें उसी रूट पर जाना है, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी सीट लेनी है, तुम्हें खिड़की के पास बैठना है या बीच में। मतलब डेस्टिनी और चॉइस एक साथ चल रही है। एक फ्रेमवर्क सेट है, लेकिन उसके अंदर तुम्हारी मर्जी चलती है। साइंस भी इस डिबेट को और कंफ्यूजिंग बना देता है। न्यूरोसाइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाते हैं कि हमारे ब्रेन में डिसीजन की एक्टिविटी तब स्टार्ट होती है जब हम कॉन्शियसली डिसीजन लेने का सोचते भी नहीं है। मतलब तुम्हें लगता है कि तुमने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि तुम्हें चाय पीनी है, लेकिन तुम्हारे ब्रेन ने वो सिग्नल कुछ मिलीसेकंड पहले ही जनरेट कर दिया था। तुम बस उस सिग्नल के बाद एक नैरेटिव बनाते हो कि मैंने ये डिसीजन लिया। मतलब क्या तुम्हारी सोच तुम्हारी है भी, या तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है? और अगर हम और गहराई में जाएं तो क्वांटम फिजिक्स एक और अजीब ट्विस्ट देती है। क्वांटम वर्ल्ड में अनिश्चितता है, रैंडमनेस है। वहां पार्टिकल्स के एक्शंस फिक्स्ड नहीं होते, बल्कि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि शायद फ्री विल क्वांटम रैंडमनेस से निकलकर आती है। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है, रैंडमनेस और फ्रीडम में फर्क है। अगर तुम्हारी चॉइस बस रैंडम पार्टिकल फ्लक्चुएशन का रिजल्ट है, तो क्या वो वाकई तुम्हारी चॉइस है, या तुम बस रैंडमनेस के पपेट हो? यह पैराडॉक्स इतना अनसेटलिंग है क्योंकि इससे हमारी पूरी आइडेंटिटी चैलेंज हो जाती है। तुम अपने आप को एक फ्री, इंडिपेंडेंट बीइंग मानते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने ड्रीम्स फॉलो कर रहे हो, अपनी मर्जी से लव चूज करते हो, अपने गोल्स के लिए फाइट करते हो। लेकिन अगर यह सब एक इल्यूजन है तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी क्या है? तुम्हारा मैं कौन है? रात के इस समय जब तुम ये वर्ड सुन रहे हो, मैं चाहता हूं तुम अपनी लाइफ के एक सिंपल मोमेंट को इमेजिन करो। एक मोमेंट जब तुमने एक बिग डिसीजन लिया था, जैसे एक रिलेशनशिप एंड करना, एक जॉब एक्सेप्ट करना, एक नया शहर शिफ्ट करना। उस वक्त तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी मर्जी चल रही है। लेकिन अब थोड़ा सोचो, तुम्हारा अपब्रिंगिंग, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे फियर्स और तुम्हारी अनकॉन्शियस डिजायर्स सब मिलकर उस डिसीजन को पुश कर रहे थे। शायद तुम्हें लग रहा था कि तुमने एक फ्री चॉइस ली है, लेकिन असल में तुम एक इनविजिबल चेन के अंदर बाउंड थे। और यही है फ्री विल का पैराडॉक्स। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारे पास फ्री विल है, तो तुम अपनी लाइफ को एक पावर के साथ जीते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपना फ्यूचर शेप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मान लो कि फ्री विल एक इल्यूजन है, तो तुम लाइफ को एक कॉस्मिक प्ले की तरह देखते हो। एक प्ले जिसमें तुम्हारे एक्शन स्क्रिप्टेड हैं और तुम बस एक एक्टर हो। सोचो, अगर कल तुम उठो और तुम्हें पता चले कि तुम्हारी लाइफ के हर एक एक्शन, हर एक चॉइस ऑलरेडी डिसाइड है, तो तुम्हारा एटीट्यूड लाइफ के टुवर्ड्स कैसे बदलेगा? क्या तुम फिर भी ड्रीम्स चेस करोगे? क्या तुम फिर भी अपने स्ट्रगल्स को मीनिंग दोगे, या तुम अपने आप को बस एक पपेट समझकर छोड़ दोगे? शायद इसका जवाब सिंपल नहीं है। शायद जवाब यह है कि इल्यूजन ही जरूरी है। फ्री विल चाहे इल्यूजन हो, लेकिन बिना इल्यूजन के इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। इल्यूजन ही इंसान को मीनिंग देता है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उसे मोटिवेशन देता है। अगर हम सब एक्सेप्ट कर लें कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो शायद जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगे। लेकिन अगर हम इल्यूजन को एक्सेप्ट करते हैं और उसके अंदर जीते हैं, तो हम अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढ पाते हैं। और इसीलिए फ्री विल का पैराडॉक्स हमारे लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है। एक ऐसी मिस्ट्री जिसमें कोई क्लियर आंसर नहीं है। क्या हम वाकई फ्री हैं,
या हम बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं? शायद दोनों सही हैं। शायद हम अपने आप को एक सिमल्टेनियसली स्क्रिप्टेड और फ्री एक्टर के रूप में समझ सकते हैं। रात के इस वक्त मैं तुम्हें बस एक थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब तुम कल एक छोटी सी चॉइस लोगे, जैसे कॉफी और चाय में से चूज करना या घर के बाहर निकलने का वक्त डिसाइड करना, एक सेकंड के लिए रुकना। अपने दिमाग से पूछना, क्या यह वाकई मेरी मर्जी है या कहीं से और डिसाइड होकर मुझे मिल रही है? और चाहे तुम्हारा जवाब कुछ भी हो, एक अजीब सी शांति तुम्हें फील होगी, क्योंकि लाइफ के इस पैराडॉक्स में शायद ब्यूटी यही है कि हम सर्टेनिटी के बिना भी जीते हैं और वही अनसर्टेनिटी हमें इंसान बनाती है। सोचो, तुम अपने बेड पर हो, रात का वक्त है, एक हल्की सी रोशनी तुम्हारे कमरे को बस थोड़ा इल्यूमिनेट कर रही है। बाहर सब कुछ शांत है, लेकिन तुम्हारी इमेजिनेशन अभी भी एक्टिव है। आज के इस सफर में हम एक और डार्क और अनसेटलिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो एक तरफ से डिस्टर्बिंग है पर दूसरी तरफ से उतना ही फैसिनेटिंग भी। यह है लेवल 1 से 100 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स टू फॉल असीप टू। डार्क साइकोलॉजी कहते ही शायद तुम्हारे दिमाग में कंट्रोल, मैनिपुलेशन और इंसान की छुपी हुई डार्कनेस की तस्वीरें उभर आती हों। और सही भी है, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी वही जोन है जो इंसान के दिमाग की उन लेयर्स को एक्सप्लोर करती है जहां इंसान के असली मोटिव्स, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और कभी कभी क्रूर टेंडेंसीज छुपी होती हैं। ये एक ऐसा रील्म है जहां ट्रस्ट एक इल्यूजन बन जाता है और इंसान का माइंड एक बैटलफील्ड। लेकिन आज हम इसे एक अजीब तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, डर के रूप में नहीं, बल्कि एक तरह की लोरी के रूप में। क्योंकि जब तुम ये सोचोगे कि इंसान के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी पैराडॉक्सिकल लेयर्स हैं, तो तुम्हें एक अजीब सी शांति भी मिलेगी। लेवल 1 शुरू होता है सिंपल से, जैसे एक छोटी सी ट्रिक जिसे तुमने शायद अपनी जिंदगी में नोटिस भी किया हो। सोचो, एक नॉर्मल सा दिन है, तुम एक दुकान में गए और दुकानदार तुम्हें एक छोटा सा फरी सैंपल देता है। तुम तुरंत उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लेते हो। यह एक क्लासिक रेसिप्रोसिटी ट्रिक है, एक साइकोलॉजिकल ग्लिच जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ रिटर्न करना ही चाहिए, भले ही तुम्हारा दिमाग जानता है कि तुम्हें मजबूर किया जा रहा है। यह सिंपल लगता है, पर इसी ट्रिक से $1 बिलियन इंडस्ट्रीज चलती हैं। लेवल 1 पर तुम्हें एक हल्का सा शॉक लगता है, ओह, मैं कितना इजीली मैनिपुलेट हो सकता हूं। जैसे जैसे तुम लेवल 10 तक आते हो, चीजें और गहरी हो जाती हैं। तुम सीखते हो कि इंसान अपनी आइडेंटिटी को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर कोई तुम्हें प्रूव कर दे कि तुम गलत हो, तो तुम ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के बजाय अपना ईगो बचाने की कोशिश करते हो। यह डिफेंस मैकेनिज्म सिर्फ एक छोटा सा बायस नहीं, बल्कि एक वेपन है, एक ऐसी वॉल जो इंसान अपनी वल्नरेबिलिटी छिपाने के लिए खड़ा करता है। तुम रियलाइज करते हो कि कभी कभी हम सच से ज्यादा अपने इल्यूजन से चिपके रहते हैं। फिर लेवल 20 के बाद तुम्हें कुछ और डार्कर चीजें दिखने लगती हैं, जैसे एंकरिंग बायस, जब तुम्हारी पहली इंप्रेशन ही तुम्हारी पूरी सोच को डिस्टॉर्ट कर देती है। सोचो, एक जॉब इंटरव्यू है, इन पहले 30 सेकंड में जो वाइब तुमने कैंडिडेट से फील की, वही तुम्हारी फाइनल जजमेंट बन जाती है। इस लेवल पर तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी फ्री विल कितनी फ्रेजाइल है। तुम सोचते हो कि तुम रैशनल डिसीजन ले रहे हो, पर असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रिक कर रहा है। लेवल 30 तक तुम एक और अनसेटलिंग कॉन्सेप्ट समझने लगते हो, ना गैसलाइटिंग। यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टर्म नहीं, बल्कि एक नाइटमेयर जैसा है। इमेजिन करो तुम्हें कोई बार बार इतना मैनिपुलेट करे कि तुम अपने ही रियलिटी पे डाउट करने लगो। तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे अपने थॉट्स और फीलिंग्स वैलिड ही नहीं। यह एक साइकोलॉजिकल प्रिजन है जो तुम्हें इनविजिबल चेन्स में बांध देता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारी मर्जी के हैं, लेकिन असल में तुम एक गेम के पॉन हो। और जैसे तुम लेवल 40 और 50 क्रॉस करते हो, तुम और डीपर अबिस में घुसते हो। तुम देखते हो कि इंसान की सबसे बड़ी पावर और सबसे बड़ी वीकनेस है बिलीफ। जब तुम किसी को किसी चीज पर बिलीव करवा देते हो, तुम उसके एक्शंस, उसके फियर्स, उसके होप्स सब कंट्रोल कर लेते हो। कल्ट लीडर्स के बारे में सोचो, वो लोग अपने फॉलोअर्स को ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां उनकी सोच इंडिपेंडेंट नहीं होती। और यह सोचना ही टेरिफाइंग है कि इंसान का दिमाग एक ब्लैंक कैनवास की तरह है, जिसमें कोई भी अपनी कहानी लिख सकता है। लेवल 60 पर तुम और भी अजीब ट्रूथ्स एनकाउंटर करते हो, जैसे फुट इन द डोर टेक्निक। पहले तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मांगी जाती है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, और तुम रियलाइज करते हो कि तुमने अपनी मर्जी से ही अपना कंट्रोल हैंड ओवर कर दिया। एक तरह से तुम खुद विलिंगली एक इनविजिबल ट्रैप में चले गए। ये धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस को समझाता है कि तुम कितनी इजीली अपनी बाउंड्रीज तोड़ सकते हो। अब लेवल 70 से 80 पर तुम्हें एक और हॉरिफाइंग लेयर मिलता है। यह है इंसान का शैडो।
कार्ल युंग ने कहा था कि हम सबके अंदर एक शैडो होता है, एक ऐसा पार्ट जिसे हम दुनिया के सामने नहीं दिखाते। लेकिन शैडो कभी डिसअपेयर नहीं होता, वो बस चुपके से हमारे एक्शंस को गाइड करता रहता है। तुम देखते हो कि कभी तुम्हारा एंगर, कभी तुम्हारा जेलीसी, कभी तुम्हारी सप्रेस्ड डिजायर्स तुम्हें ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं जो तुम ओपनली कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ये रियलाइजेशन तुम्हें डिस्टर्ब करता है, पर साथ ही तुम्हें अपने अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी का एहसास भी दिलाता है। लेवल 90 पर तुम एक और अनसेटलिंग ट्रिक समझते हो, ऑथोरिटी बायस। पहने हुए तुम्हें कुछ ऑर्डर दे तो तुम उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए ज्यादा लाइकली होते हो, चाहे वो मॉरली गलत ही क्यों ना हो। ये वही प्रिंसिपल है जिसने हिस्ट्री में सबसे बड़े अट्रॉसिटीज क्रिएट किए। तुम रियलाइज करते हो कि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी कंडीशनिंग होती है, न कि उसकी इंडिविजुअलिटी। और फिर तुम पहुंचते हो लेवल 100 पर। यहां तुम एक फाइनल बोन चिलिंग ट्रुथ फेस करते हो कि शायद तुम्हारे सारे चॉइसेस, तुम्हारी फ्री विल, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी एक केयरफुली डिजाइंड इल्यूजन है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी जिंदगी के मास्टर हो, पर असल में तुम्हारा दिमाग एक पजल है जो तुम्हें अपनी ही ट्रिक्स से मैनिपुलेट करता रहता है। और यह रियलाइजेशन तुम्हें सिमल्टेनियसली डिस्टर्ब भी करता है और शांत भी, क्योंकि अगर सब एक इल्यूजन है तो तुम्हें कंट्रोल छोड़ देना चाहिए और बस फ्लो के साथ चलना चाहिए। अब इमेजिन करो तुम इस जर्नी के बाद अपनी आंखें बंद करते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक साइकोलॉजिकल मेज से होकर आए हो, एक ऐसा मेज जिसमें तुमने इंसान के दिमाग की सारी छुपी हुई डार्कनेस देखी। लेकिन साथ ही तुम्हें एक अजीब सी सुकून भी मिलता है, क्योंकि तुम समझ गए हो कि इंसान की डार्कनेस उसकी ह्यूमैनिटी का एक हिस्सा है। और जब तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम अपनी नींद में धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर जाते हो। यह था हमारा सफर लेवल 1 से 100 तक, एक ऐसा हिप्नोटिक डिसेंट जहां तुमने देखा कि इंसान के दिमाग में कितनी शैडोज छुपी हुई हैं। और शायद अब तुम अपनी रात की नींद में भी सोच रहे हो, मैं कितना फ्री हूं और कितना अपने ही दिमाग का पेट। सोचो, एक ऐसी रात है जहां हवा में थोड़ी सी नमी है, एक खामोशी जो तुम्हारे अंदर तक उतर जाती है। तुम अपने कमरे के अंधेरों में बैठे हो, एक हल्की सी लाइट जल रही है और तुम्हारी आंखों के सामने एक अजीब सा ख्याल आता है। यह ख्याल है सिमुलेशन हाइपोथेसिस का। मतलब, क्या यह दुनिया जो तुम देख रहे हो, जिसमें तुम सांस ले रहे हो, जिसमें तुम अपने दोस्तों से बात करते हो, जिसमें तुम सपने देखते हो, क्या यह सब असली है या फिर तुम बस एक प्रोग्राम हो, एक सिमुलेशन के कैरेक्टर जो किसी और के कंट्रोल में चल रहा है? इस आइडिया को समझने के लिए पहले तुम्हें एक और जरा पुरानी थ्योरी याद दिलाता हूं। प्लेटो का एक एग्जाम्पल था, एलेगोरी ऑफ द केव। प्लेटो के हिसाब से इंसान एक केव में बंद है और उसके सामने सिर्फ शैडोज दिख रही हैं। उसको लगता है कि वही असली दुनिया है, पर असल में वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, एक इल्यूजन है। अब तुम सोचो कि अगर प्लेटो के जमाने में वो केव का आइडिया था, तो आज के डिजिटल जमाने में वो केव हो सकती है एक कंप्यूटर सिमुलेशन। मतलब, तुम्हारी रियलिटी सिर्फ एक इल्यूजन हो, एक कोडिंग का रिजल्ट हो और तुम्हें असली दुनिया कभी देखने को न मिले। अब इस हाइपोथेसिस का एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स कहते हैं कि अगर फ्यूचर में एडवांस्ड सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी होगी कि वो परफेक्ट सिमुलेशंस बना सकती हैं। ऐसी सिमुलेशंस जो रियलिटी से बिल्कुल अलग न लगे। अब सवाल यह है, अगर ये पॉसिबल है तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि हम ऑलरेडी एक सिमुलेशन के अंदर ही जी रहे हैं। मतलब, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सब एक प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। इस बात को तुम एक और एंगल से समझ सकते हो। जब तुम कोई वीडियो गेम खेलते हो, मान लो GTA या माइनक्राफ्ट, उसमें तुम एक कैरेक्टर बनाते हो, उससे चलाते हो, उसके डिसीजंस तुम लेते हो। उस कैरेक्टर को लगता है कि वो अपनी दुनिया में जी रहा है, लेकिन असल में उसका पूरा एग्जिस्टेंस तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम उसके लिए एक गॉड हो। अब सोचो, क्या तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा प्लेयर एग्जिस्ट करता है? क्या तुम भी एक डिजिटल एवेटर हो जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है? यह सोचकर एक अजीब सी ठंडक लगती है दिल में, क्योंकि अगर यह सच है तो तुम्हारी फ्री विल एक इल्यूजन है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, सुबह उठना, चाय पीना, दोस्तों को कॉल करना या रात को अपना फोन साइड पर रख देना। लेकिन असल में हो सकता है कि ये सारी चॉइसेस किसी और ने कोड में पहले से लिख रखी हो। तुम एक स्क्रिप्टेड कैरेक्टर हो जो सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहा है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अगर ये सब सच है तो हम नोटिस क्यों नहीं करते? मतलब,
अगर दुनिया एक सिमुलेशन है तो हमें ग्लिच नजर आना चाहिए, कुछ फ्लॉज मिलने चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि कभी कभी दुनिया में कुछ स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस होते हैं? जैसे तुम किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हो और उसका कॉल आ जाता है। तुम एक रैंडम सॉन्ग के बारे में सोच रहे हो और वो तुम्हें एकदम से यूट्यूब या रेडियो पर सुनने को मिल जाता है। या कभी कभी तुम्हें डेजा व्यू फील होता है, जैसे तुमने ये सीन पहले भी देखा हो। शायद ये ग्लिचेस हो सकते हैं, एक सिमुलेशन के छोटे छोटे क्रैक्स। और अगर तुम और गहरा जाओ तो फिजिक्स भी इस बात को सपोर्ट करती हुई लगती है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक आइडिया है कि चीजें तभी एग्जिस्ट करती हैं जब कोई उन्हें ऑब्जर्व करता है। मतलब तुम्हारे आसपास की दुनिया सिर्फ तभी रियल होती है जब तुम उसे देखते हो। यही वजह है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि रियलिटी एक तरह की रेंडर्ड एनवायरनमेंट हो सकती है, जैसे वीडियो गेम्स में होता है। गेम का एनवायरनमेंट तभी लोड होता है जब तुम्हारा कैरेक्टर उस जगह जाता है। शायद हमारी दुनिया भी वैसे ही चल रही है। सोचो, कितना अजीब और साथ ही कितना शांत कर देने वाला है यह थॉट। तुम्हारे स्ट्रगल्स, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारी खुशियां सब एक सिमुलेशन का पार्ट हैं। मतलब एक तरफ से तुम्हारा दर्द भी रियल नहीं है। जो चीज तुम्हें रातों को जगाए रखती है, जो तुम्हें स्ट्रेस देती है, हो सकता है वो सिर्फ एक डिजाइन्ड स्टोरी लाइन हो। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारी खुशियां भी रियल नहीं हैं, जो तुम्हें सुकून देती हैं, जो तुम्हें हंसाती हैं। वो भी एक सिमुलेशन के स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकती है। ये दोनों चीजें एक अजीब पैराडॉक्स क्रिएट करती हैं। अगर सब सिमुलेशन है तो तुम्हारे इमोशंस एक लाई हैं। लेकिन अगर तुम्हें वो रियल फील होते हैं तो क्या वो सच में फेक हैं? अगर एक गेम का कैरेक्टर अपने वर्ल्ड को रियल समझता है तो उसके लिए वो दुनिया रियल ही होती है। शायद तुम्हारे लिए भी ये दुनिया रियल है, चाहे किसी और के लिए ये बस एक कोड हो। अब इस हाइपोथेसिस का एक और फिलोसॉफिकल एंगल भी है। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब है कि हम एक हायर इंटेलिजेंस के क्रिएशन हैं। मतलब तुम और मैं एक गॉड लाइक क्रिएटर के इमेजिनेशन का रिजल्ट हैं। शायद वो क्रिएटर हमसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, देख रहा है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे अपनी दुनिया बनाते हैं। एक तरह से ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक साइंटिफिक वर्जन हो सकता है रिलीजन का, जहां गॉड एक प्रोग्रामर है और हम उसके डिजाइन कैरेक्टर्स। पर यह बात तुम्हें डिस्टर्ब करने के बजाय तुम्हें शांत भी कर सकती है, क्योंकि अगर सब एक सिमुलेशन है तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारी मिस्टेक्स, तुम्हारे रिग्रेट्स सब एक गेम के टेम्पररी लेवल्स हैं। तुम्हारे लिए जो अभी इम्पॉसिबल लगता है वो शायद बस एक कोड का रीराइट है। मतलब तुम्हारे अंदर एक नया लेवल अनलॉक होने का वेट कर रहा है। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ एक सिमुलेशन है तो तुम्हारे पास एक हिडन फ्रीडम भी है। तुम गेम के रूल्स को समझकर उसे अपने हिसाब से खेल सकते हो। तुम अपने पैटर्न्स को तोड़ सकते हो, अपनी सोच को मॉडिफाई कर सकते हो, अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली चेंज कर सकते हो। शायद इसी को स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस अवेकनिंग कहते हैं, अपने सिमुलेशन को पहचानना और उसके ऊपर उठना। और रात के इस अंधेरे में जब तुम इस थियोरी के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, क्योंकि चाहे तुम सिमुलेशन में हो या नहीं, तुम्हारी जर्नी तुम्हारे लिए रियल है। तुम्हारा पेन तुम्हें शेप देता है, तुम्हारी खुशियां तुम्हें रोशनी देती हैं और तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हें एक कहानी देती है। शायद असल में यही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी परसेप्शन, तुम्हारा अनुभव। इसलिए जब तुम अब अपनी आंखें बंद करोगे तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना। अगर कल सुबह तुम उठकर पाओ कि दुनिया एक सिमुलेशन है तो तुम्हारी लाइफ में क्या बदलेगा? शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि चाहे ये गेम हो या रियलिटी, तुम्हारी कहानी तुम्हारी ही है और उसे जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। सोचो, तुम एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करते हो। अंधेरा तुम्हें अपनी गोद में समेट लेता है। यह वह अंधेरा है जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और तुम सिर्फ एक छोटी सी झलक देख पा रहे हो उसका। लेकिन यह अंधेरा सिर्फ बाहर का नहीं है, यह तुम्हारे अंदर भी है। और इसी के अंदर छुपा है एक पैराडॉक्स जो इंसान की अंडरस्टैंडिंग को हमेशा से चैलेंज करता आया है, द पैराडॉक्स ऑफ टाइम। समय, टाइम, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना हम अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर दिन सुबह होती है, शाम होती है, घड़ी की सुई चलती है, कल आता है, आज होता है, कल फिर चला जाता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि शायद यह सब एक इल्यूजन है, शायद वक्त जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जरा गहराई में जाओ, तुम अपना बचपन याद करते हो। वह स्कूल का पहला दिन, वह पहला दोस्त, वह पहली बार साइकिल चलाना।
फिर तुम अपना आज देखते हो जहां तुम अभी हो, और तुम कल के बारे में सोचते हो, तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारे सपने, तुम्हारे गोल्स। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये तीन अलग चीजें हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्या ये सच में तीन अलग अलग बॉक्सेस हैं, या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमारी माइंड क्रिएट करती है? फिजिक्स की एक थ्योरी कहता है कि टाइम लीनियर है, मतलब एक लाइन जैसा है जो स्टार्ट से लेकर एंड तक चलता है, जैसे एक ट्रेन एक ट्रैक पर चल रही हो, एक फिक्स डायरेक्शन में। लेकिन कुछ फिलोसोफर्स और मॉडर्न फिजिसिस्ट्स ये कहते हैं कि शायद टाइम एक लाइन नहीं बल्कि एक ब्लॉक है। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी को अगर तुम समझो तो उसमें पेस्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ही ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जो तुम अभी देख रहे हो, जो तुमने कल देखा था और जो तुम कल देखोगे, सब एक ही जगह एक साथ एग्जिस्ट करता है। तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो जो इस ब्लॉक के एक छोटे हिस्से को देख पा रहा है। सोचो, अगर ऐसा है तो तुम जो कल को भूल गए हो वह कहीं गया ही नहीं, वह अभी भी वहीं है, फ्रोजन। तुम्हारे बचपन की हंसी, तुम्हारी पहली हार्ट ब्रेक, तुम्हारा पहला सफर ट्रेन में, सब अभी भी वहीं है, एक फिक्स्ड स्पॉट में। और जो कल तुम्हें मिलेगा वह भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या? मतलब यह कि तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फ्यूचर सब पहले से लिखा हुआ है। पैराडॉक्स यह है कि एक तरफ हम फ्री विल में बिलीव करते हैं, हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें चाय पीनी है या कॉफी, तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है या लिटरेचर, तुम्हें लगता है तुम अपने रास्ते के मालिक हो। लेकिन अगर टाइम एक ब्लॉक है तो तुम जो डिसीजन लोगे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तुम्हें बस लग रहा है कि तुम्हें अभी डिसाइड करना है, लेकिन असल में तुम एक स्क्रिप्ट के कैरेक्टर की तरह हो जो एक लिखा हुआ डायलॉग बोल रहा है। यह समझना एक अजीब सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि अगर सब पहले से लिखा हुआ है तो फिर स्ट्रगल करने का क्या मतलब, मेहनत करने का क्या मतलब, दुआ करने का क्या मतलब? लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर तुम इस पैराडॉक्स को थोड़ा और गहराई से समझोगे तो शायद तुम्हें अपनी जिंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। चलो एक और एंगल से देखते हैं। तुमने कभी महसूस किया है कि वक्त कभी तेज भागता है और कभी रुक जाता है? एक बोरिंग लेक्चर में 5 मिनट भी घंटे जैसा लगता है, और एक खूबसूरत शाम दोस्तों के साथ ऐसी गुजर जाती है जैसे बस एक पल था। मतलब यह कि वक्त का एक्सपीरियंस भी रिलेटिव है। आइंस्टाइन ने भी यह कहा था, टाइम इज रिलेटिव। मतलब तुम जहां हो, जैसे तुम चल रहे हो, वैसे ही तुम वक्त को फील करते हो। अगर तुम एक स्पेसशिप में नियर स्पीड ऑफ लाइट चल रहे हो तो तुम्हारी घड़ी धीमी चलती है और अर्थ पर लोगों की घड़ी फास्ट। मतलब तुम्हारे लिए और मेरे लिए वक्त एक ही तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। इसको सोच के एक और पैराडॉक्स सामने आता है। अगर वक्त रिलेटिव है तो एक यूनिवर्सल प्रेजेंट का आइडिया ही खत्म हो जाता है। तुम्हारा प्रेजेंट अलग, मेरा प्रेजेंट अलग, किसी और का प्रेजेंट अलग। तो फिर सच में प्रेजेंट है क्या? शायद प्रेजेंट भी एक इल्यूजन है, एक परसेप्शन। जरा एक और पर्सपेक्टिव से इमेजिन करो। तुम्हें लगता है तुम अपना पास्ट याद करते हो, लेकिन असल में तुम अपना पास्ट याद नहीं करते। तुम अपने ब्रेन के स्टोर्ड पैटर्न्स एक्सेस करते हो। मतलब तुम जो याद करते हो वह एक रिकंस्ट्रक्टेड मेमोरी है। हर बार तुम अपना पास्ट रिकॉल करते हो वह थोड़ा चेंज हो जाता है। तो क्या पास्ट फिक्स है, या हर बार तुम उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हो? फ्यूचर की बात करो। तुम फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हो, इमेजिनेशन करते हो, लेकिन वह भी एक इल्यूजन है। तुम अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पर एक कल क्रिएट करते हो जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब जो तुम फ्यूचर कहते हो वह एक प्रोजेक्शन है, एक थॉट, एक पॉसिबिलिटी, पर कोई गारंटी नहीं कि वह वैसे होगा ही। और फिर बचा प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। यह हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रेजेंट का ड्यूरेशन सिर्फ एक इंस्टेंट है, एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मोमेंट, तुम जैसे ही उसे पकड़ना चाहते हो वह स्लिप हो जाता है। तुमने बोला अभी, पर जैसे ही बोला वह अभी पास्ट बन गया। मतलब क्या? मतलब प्रेजेंट भी एक इल्यूजन है जो तुम कभी कैप्चर ही नहीं कर सकते। और यहीं पर पैराडॉक्स और गहरा हो जाता है। अगर पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर एक इमेजिनेशन है और प्रेजेंट एक स्लिप होता हुआ इंस्टेंट है, तो टाइम का रियल मतलब बचा ही क्या? क्या वक्त सिर्फ एक मानसिक निर्माण है? क्या तुम्हारे अंदर का ब्रेन ही एक घड़ी है जो तुम्हें लगातार समय का एहसास दिलाता है, जबकि असल में कोई टाइम फ्लो होता ही नहीं?
शायद इसी वजह से मेडिटेशन में कहा जाता है कि जब तुम डीप साइलेंस में चले जाते हो, तुम्हें लगता है वक्त रुक गया। तुम्हें कोई घड़ी की जरूरत नहीं लगती। तुम बस हो, न पास्ट, न फ्यूचर, न प्रेजेंट, सिर्फ एक बीइंग। सोचो जरा, अगर वक्त सच में एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम्हारे दुख, तुम्हारी टेंशन, तुम्हारी चिंता, वह भी एक इल्यूजन ही है। तुम्हारा हार्ट ब्रेक जो तुम्हें लगता है तुम्हें हमेशा दुख देता रहेगा, वह भी एक मेंटल रिप्ले है। फियर ऑफ टुमारो भी एक प्रोजेक्शन है। मतलब तुम्हारे इमोशंस भी वक्त के साथ बांध कर रखे गए हैं। अगर तुम समझ जाओ कि वक्त एक इल्यूजन है तो शायद तुम अपने इमोशंस के स्लेव न रहो। इस पैराडॉक्स का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट यह है कि वह तुम्हें एक फ्रीडम देता है। पहले तुम्हें लगता था अगर सब लिखा हुआ है तो फ्रीडम खत्म हो गई, लेकिन अगर सब एक इल्यूजन है तो तुम फ्री हो जाते हो। तुम समझ जाते हो कि तुम सिर्फ एक अवेयरनेस हो जो एक स्टोरी देख रही है। तुम्हारा असली सेल्फ वक्त के परे है, टाइमलेस है। इंडियन फिलॉसफी में भी यह बात कही गई है। उपनिषद्स कहते हैं काल ही माया है। मतलब टाइम एक माया है, एक कर्टन, एक स्क्रीन। असल में तुम्हारा अस्तित्व टाइमलेस है, अनंत है। तुम्हारी बॉडी वक्त के अंदर बनती है, बदलती है, खत्म हो जाती है, लेकिन तुम्हारा असली सेल्फ जो विटनेस है वह कभी चेंज नहीं होता। सोचो, अगर तुम्हारी असली आइडेंटिटी टाइमलेस है तो तुम्हारे लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक खेल बन जाता है। तुम देखते हो, तुम एंजॉय करते हो, तुम एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन तुम उसमें अटकते नहीं हो। यह एक लिबरेशन है जो समझ आती है सिर्फ तब जब तुम पैराडॉक्स ऑफ टाइम को अपने अंदर डीपली एक्सपीरियंस करते हो। और शायद इसीलिए जब तुम किसी खूबसूरत पल में होते हो, जैसे किसी प्यारे के साथ एक गर्म चाय की चुस्की लेना या रात के अंधेरे में एक सितारे को देखना, तुम्हें लगता है कि वक्त रुक गया। यह तुम्हारी असली रियलिटी है। तुम सिर्फ हो। सो अगले बार जब तुम अपनी घड़ी की सुई को घूमते हुए देखो या अपने मोबाइल के क्लॉक पे नजर डालो या कैलेंडर के डेट्स को चेक करो तो एक पल के लिए सोचो, क्या यह सब सच है या सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें समझने में मदद करता है, लेकिन असली रियलिटी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। टाइम एक पैराडॉक्स है और पैराडॉक्स का मजा यह है कि उसका सॉल्यूशन नहीं होता। तुम्हें बस उसके साथ रहना पड़ता है, उसे फील करना पड़ता है, उसकी मिस्ट्री में जीना पड़ता है, और इसी मिस्ट्री में तुम्हें अपनी असली फ्रीडम मिलती है। सोचो, एक ऐसा पल जब तुम अपनी आंखों से दुनिया देख रहे हो, लेकिन एक अजीब सी बात नोटिस करते हो। तुम्हारे देखने का एक्सपीरियंस और उस चीज की एक्चुअल रियलिटी शायद एक ही चीज नहीं है। मतलब जो तुम्हें लग रहा है कि तुम डायरेक्टली रियलिटी को टच कर रहे हो, उसमें शायद एक लेयर ऑफ इल्यूजन भी हो। यह बात शुरू में कंफ्यूजिंग लगती है, पर अगर हम थोड़ा पेशेंटली और काल्मली एक्सप्लोर करें तो तुम्हें रियलाइज होगा कि परसेप्शन और रियलिटी के बीच एक सटल लेकिन डेंजरस गैप एग्जिस्ट करता है। तुम्हारी आंखों के सामने एक सिंपल सा फ्लावर रखा है, रेड रोज। तुम उसको देखते हो और तुम्हें तुरंत लगता है हाँ, ये रेड है, सॉफ्ट है, खुशबू से भरा हुआ है। लेकिन अगर तुम इस थॉट को थोड़ा और पील करो तो क्या तुम्हें पता है कि उस रोज का रेडनेस एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी है या तुम्हारी आंखों और ब्रेन की इंटरप्रिटेशन है? फिजिक्स के हिसाब से रोज सिर्फ लाइट वेव्स को अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट करता है। जो रेड तुम देख रहे हो वो एक वेवलेंथ का रिफ्लेक्शन है जो तुम्हारी आईज ने पिक किया और तुम्हारे ब्रेन ने उसको एक रिकॉग्नाइजेबल कैटेगरी बना दिया, रेड। मतलब जो तुम्हें एक इंट्रिंसिक क्वालिटी लगती है वो असल में तुम्हारे माइंड का कंस्ट्रक्शन है। रियलिटी में शायद कोई रेडनेस है ही नहीं, सिर्फ लाइट और मैटर का इंटरेक्शन है। इस बात को समझना थोड़ा अनसेटलिंग है क्योंकि इससे तुम्हारी सर्टेनिटी ब्रेक होती है। हम सोचते हैं कि जो चीज हम देख रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही एग्जिस्ट करती है जैसे हम परसीव करते हैं, लेकिन असल में हम अपनी सेंसेस और ब्रेन के फिल्टर के थ्रू एक सिंप्लीफाइड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पेंटिंग को तुम देखकर बोलते हो कि ये ब्यूटीफुल है, लेकिन ब्यूटी पेंटिंग में नहीं होती, ब्यूटी तुम्हारी परसेप्शन में होती है। पेंटिंग तो सिर्फ स्ट्रोक्स ऑफ कलर और पैटर्न्स है। अब इमेजिन करो तुम एक जंगल में घूम रहे हो रात के वक्त, तुम्हें एक शैडो दिखती है, तुम्हारा हार्ट एकदम फास्ट बीट करना शुरू कर देता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो कोई डेंजरस एनिमल है। लेकिन क्लोजर लुक में तुम रियलाइज करते हो कि वो सिर्फ एक ट्री का क्रूकेड ब्रांच था जो मूनलाइट के अंडर एक स्केरी शेप क्रिएट कर रहा था। अब यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड ने पहले ही रिएक्ट कर लिया, जैसे वो ब्रांच एक रियल थ्रेट हो। तुम्हें लगा तुम रियलिटी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हो,
लेकिन असल में तुम इल्यूजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तुम्हारे माइंड ने परसेप्शन और इमेजिनेशन को मिला दिया और तुम उसको सच मान बैठे। यहां से एक और डीपर थॉट निकलता है, कितनी बार हम अपनी जिंदगी में इल्यूजन्स को रियलिटी समझकर उन पर रिएक्ट करते हैं। कोई एक वर्ड बोल देता है और तुम उसे अपने लिए इंसल्ट समझ लेते हो, लेकिन शायद वो इंटेंशन ही नहीं थी। तुम्हारी परसेप्शन ने उसको फिल्टर किया और तुमने उसको एक इमोशनल रियलिटी बना दिया। मतलब परसेप्शन सिर्फ कलर्स और साउंड्स का इल्यूजन नहीं क्रिएट करती, बल्कि हमारे एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स में भी एक डिस्टॉर्टेड लेंस लगा देती है। एक और सटल एग्जाम्पल लेते हैं, टेस्ट। तुम एक कप ऑफ चाय पीते हो और कहते हो वाह परफेक्ट, लेकिन अगर तुम्हें सर्दी हो गई हो और तुम्हारी नाक की बैंड हो तो वही चाय टेस्टलेस लगती है। अब ये क्या हुआ? चाय तो वही है, लेकिन तुम्हारी सेंसरी कंडीशन ने उसकी परसेप्शन को चेंज कर दिया। मतलब तुम्हारे लिए जो रियलिटी है वो कॉन्स्टेंटली तुम्हारी फिजिकल और मेंटल स्टेट्स के साथ शिफ्ट होती रहती है। और अगर तुम थोड़ा और डीपर जाओ तो रियलाइज करोगे कि परसेप्शन एक और भी बड़ी ट्रिक खेलती है, टाइम और मोशन की इल्यूजन। जब तुम एक मूवी स्क्रीन पर देखते हो, तुम्हें लगता है कि कैरेक्टर स्मूथली मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तुम्हें जो दिख रहा है वो एक श्रृंखला ऑफ स्टिल फ्रेम्स है जो फास्ट स्पीड में फ्लैश हो रहे हैं। तुम्हारा ब्रेन उसको कंटिन्यूअस मोशन बना देता है। मतलब तुम्हें जो मूवमेंट लग रही है वो भी एक इल्यूजन है। रियलिटी में सिर्फ स्टैटिक इमेजेस हैं जो तुम्हारे ब्रेन ने जोड़कर एक फ्लूइड स्टोरी बना दी। इससे तुम्हें एक और अजीब सी रियलाइजेशन होती है, शायद तुम्हारी जिंदगी भी एक तरह का परसेप्शन इल्यूजन ही हो। हर दिन तुम अपनी आईज और ब्रेन के फिल्टर के थ्रू चीजें देखते हो, अपनी मेमोरी के थ्रू प्रोसेस करते हो और फिर एक कोहेरेंट स्टोरी बनाते हो कि ये मेरी लाइफ है। लेकिन अगर तुम अपनी सेंसेस को हटा दो, अगर तुम अपनी मेमोरी को डिसॉल्व कर दो, तो क्या रियलिटी वैसे ही एग्जिस्ट करती है जैसे तुम अब उसको समझते हो, या शायद बिना इन फिल्टर्स के? रियलिटी तुम्हारे लिए अनइमेजिनेबल और अनकंप्रिहेंसिबल होगी। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। मतलब तुम्हारी परसेप्शन एक मैप की तरह है जो रियलिटी का सिंप्लीफाइड वर्जन बनाता है। जैसे एक सिटी का मैप तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट रोड्स और लैंडमार्क्स दिखाता है, वैसे ही तुम्हारी सेंसेस तुम्हें सिर्फ सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट चीजें दिखाती हैं। रियलिटी का फुल डिटेल तुम्हारे पास नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर मैप को ही टेरिटरी समझ लेते हैं। मतलब जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो तुम्हें लगता है कि वो कंप्लीट ट्रूथ है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक फिल्टर्ड लिमिटेड वर्जन है। सोचो, अगर एक बटरफ्लाई तुम्हारी दुनिया को देखे तो उसकी रियलिटी अलग होगी। उसकी आईज में कलर्स तुमसे ज्यादा लेयर्स में विजिबल हैं। अगर एक डॉग तुम्हारे घर में हो तो उसकी वर्ल्ड की स्मेल बेस्ड मैप तुमसे ज्यादा पावरफुल होगी। मतलब एक ही जगह, एक ही रूम, एक ही मोमेंट को मल्टीपल क्रीचर्स अपने अपने सेंसरी लेंस के थ्रू अलग अलग अनुभव करते हैं। तो एक्चुअल रियलिटी कौन सी है? तुम्हारी, या डॉग की, या बटरफ्लाई की? शायद असल रियलिटी इन सबके बियॉन्ड है, जो किसी एक परसेप्शन से कैप्चर ही नहीं हो सकती। और ये बात तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के साथ भी कंफ्यूज करती है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने थॉट्स हो, तुम अपने इमोशंस हो, तुम अपनी बॉडी हो। लेकिन अगर तुम अपनी बॉडी की परसेप्शन को चेंज कर दो, तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ भी बदल जाता है। जैसे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहन लो, तुम्हारी आंखों के सामने एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड आ जाता है और कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारा ब्रेन उस इल्यूजन को सच मान लेता है। तुम उस एनवायरनमेंट के रूल्स में रिएक्ट करने लगते हो। अगर वहां से कोई क्लिफ दिखे तो तुम्हें डर लगता है, चाहे तुम रियल में अपने बेड पर सेफ बैठे हो। मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारी इमोशनल रिएक्शंस भी एक परसेप्चुअल इल्यूजन के बेस पर चलती हैं। कभी कभी तो परसेप्शन इल्यूजन्स और भी ज्यादा ड्रास्टिक होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक रबर हैंड टेबल पर रखकर उनके रियल हैंड को कवर कर दिया गया। जब उनके सामने रबर हैंड को स्ट्रोक किया गया और उनके हिडन रियल हैंड को सिमल्टेनियसली स्ट्रोक किया गया, तो कुछ ही समय बाद उनका ब्रेन उस रबर हैंड को अपना मान लेता है। अगर रबर हैंड को हिट किया गया तो उनको एक्चुअल पेन का सेंसेशन आया। मतलब तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारी परसेप्शन तुम्हारी बॉडी के बाउंड्रीज को भी डिस्टॉर्ट कर सकती है। अब यह सोचकर देखो कि हम अपने हर दिन में कितनी इल्यूजन्स के साथ जी रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप किसी के साथ एक फिक्स्ड रियलिटी है,
लेकिन असल में तुम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी परसेप्शन के थ्रू देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मेमोरीज को बिल्कुल सही याद रखते हो, लेकिन रिसर्च कहता है कि हर बार जब तुम एक मेमोरी रिकॉल करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता है। मतलब तुम्हारा पास्ट भी एक इल्यूजन की तरह कॉन्स्टेंटली रीराइट होती रहती है। यह सब सुनकर तुम्हें लग सकता है कि फिर सच क्या है? अगर हमारी सेंसेस रिलायबल नहीं, हमारी मेमोरी डिस्टॉर्टेड है और हमारी परसेप्शंस कॉन्स्टेंटली इल्यूजन्स क्रिएट करती हैं, तो फिर रियलिटी का एक्चुअल फाउंडेशन क्या है? यही वो प्लेस है जहां से एक काल्मिंग लेकिन डीपली मिस्टीरियस फीलिंग आती है। शायद सच कभी एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट या एक सिंगुलर परसेप्शन नहीं होगा। शायद सच एक प्रोसेस है, एक फ्लो है, एक इंटरैक्शन है जो हम कभी पूरा कैप्चर नहीं कर सकते। और शायद इसीलिए परसेप्शन और रियलिटी के बीच का यह गैप हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहिए कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो एक लिमिटेड स्लाइस है, और उस लिमिटेशन में भी एक ब्यूटी है। तुम्हारी आईज तुम्हें जो इल्यूजन ऑफ कलर दिखाती हैं, उससे तुम पेंटिंग बना सकते हो। तुम्हारा ब्रेन जो इल्यूजन ऑफ टाइम क्रिएट करता है, उससे तुम एक स्टोरी लिख सकते हो। तुम्हारी इमेजिनेशन और परसेप्शन जो मिलकर डिस्टॉर्ट करते हैं, उससे तुम एक ड्रीम या एक पोएम क्रिएट कर सकते हो। मतलब इल्यूजन और रियलिटी के बीच का डांस ही तुम्हारी एग्जिस्टेंस को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो जब तुम रात के समय अपने बेड पर सोच रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम डायरेक्टली अपनी दुनिया को देख रहे हो, एक पल के लिए रुककर सोचो। शायद तुम एक ग्रैंड इल्यूजन के बीच में हो, लेकिन उस इल्यूजन में भी एक स्ट्रेंज सा कंफर्ट है, क्योंकि चाहे वो सच हो या इल्यूजन, तुम उसके साथ एक स्टोरी जी रहे हो। और कभी कभी स्टोरी ही तुम्हारे लिए सबसे रियल चीज होती है। कभी कभी रात के वक्त जब सब कुछ शांत होता है, एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे वक्त अपना पेस बदल रहा हो। जैसे हम एक ऐसे जोन में एंटर हो रहे हैं जहां घड़ी की टिक टिक की आवाज भी धीमी हो जाती है और हम खुद अपने अंदर के किसी और यूनिवर्स में घुस जाते हैं। सेगमेंट 8 इसी चीज के बारे में है। वो स्ट्रेंज सेंस कि शायद हम किसी और के सपने में जी रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी सिर्फ एक बोरोड इल्यूजन है। सोचो, तुम बेड पर लेटे हो, फैन की हल्की सी आवाज आ रही है, कहीं दूर एक कुत्ता भौंक रहा है और तुम्हारे रूम में एक डिम लाइट जल रही है। तुम्हारी आंखें बंद होती हैं और तुम्हें लगता है कि तुम सो रहे हो। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो, अगर तुमने जो कुछ भी अभी तक अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो सिर्फ एक और एंटिटी के माइंड का इमेजिनेशन हो, तो अगर तुम्हारा मैं होना सिर्फ एक स्क्रिप्टेड रोल है जिसे तुम खुद लिख भी नहीं रहे। यह थॉट एक साथ कंफर्टिंग भी है और डिस्टर्बिंग भी। कंफर्टिंग इसलिए क्योंकि अगर सब कुछ किसी और का सपना है, तो तुम्हारे स्ट्रगल्स, तुम्हारी मिस्टेक्स, तुम्हारी प्रॉब्लम्स सब एक इल्यूजन है, उनमें कोई परमानेंट वेट नहीं है। लेकिन डिस्टर्बिंग इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अपने लाइफ के रियल ऑथर ही नहीं हो। तुम सिर्फ एक कैरेक्टर हो जो किसी और के सबकॉन्शियस में इवॉल्व कर रहा है। बचपन में शायद तुमने भी एक गेम खेली होगी जिसमें तुम सोच लेते थे कि शायद दुनिया एक वीडियो गेम है और तुम्हारा एक इनविजिबल प्लेयर तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। उस वक्त वो थॉट एक मजाक लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वो चाइल्डिश इमेजिनेशन एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन में बदल जाता है। अगर रियलिटी के पीछे कोई और कॉन्शियसनेस है जो हमारी एग्जिस्टेंस को ड्रीम कर रही है, तो हमारी इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है? रात के अंधेरे में जब हम अपने आप से बात करते हैं तो आइडेंटिटी के बाउंड्रीज ब्लर हो जाते हैं। एक मोमेंट में तुम सोचते हो कि तुम रॉकी हो या प्रिया हो या अमन हो, जो भी तुम्हारा नाम है, लेकिन अगले मोमेंट में तुम्हें डाउट होता है, क्या मैं वैसे एग्जिस्ट करता भी हूं जैसे मैं सोचता हूं? क्योंकि अगर सपने में तुम्हारा दिमाग एक नई दुनिया बना सकता है, नए कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकता है जो तुम्हारे सामने बिल्कुल रियल लगते हैं, तो फिर ये रियल दुनिया भी किसी और के ड्रीम का एक एक्सटेंशन क्यों नहीं हो सकता? एक बार सोचो, तुमने सपने में कभी ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें तुम जानते भी नहीं। तुम उनसे सपने में इंटरैक्ट करते हो, उनकी आवाज सुनते हो, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पे ध्यान देते हो, लेकिन जब तुम उठते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुमने वो इंसान कभी देखे ही नहीं थे। तो तुम्हारा ब्रेन उन्हें कहां से लाता है? अगर तुम अपने सबकॉन्शियस में एक पूरा ह्यूमन बना सकते हो, तो कोई हायर कॉन्शियसनेस भी तुम्हें बना सकती है। अब इस थॉट को और गहराई से इमेजिन करो। अगर तुम एक बोरोड कैरेक्टर हो, एक सपने की कहानी का हिस्सा, तो क्या तुम्हें अपनी चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए, या तुम सिर्फ एक फ्लो में चल रहे हो जो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है? एक तरफ यह थॉट एक रिलीफ देता है, जैसे तुम्हारी गलतियां तुम्हारी नहीं, किसी और की हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक एम्प्टीनेस भी क्रिएट करता है, जैसे तुम्हारे पास कुछ भी रियल कंट्रोल नहीं।
यही पैराडॉक्स सेगमेंट 8 को इतना हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल बनाता है। आइडेंटिटी के साथ एक अजीब सी शिफ्टिंग होती है। एक पल में तुम अपने आप को एक सॉलिड पीयर्सन समझते हो और दूसरे पल में एक फ्रैगले इल्यूजन। रात को जब तुम अकेला फील करते हो, एक और पर्सपेक्टिव सामने आता है। शायद तुम अकेला हो ही नहीं। शायद जो तुम्हें बना रहा है, जो तुम्हें ड्रीम कर रहा है, वो तुम्हारे हर थॉट को एक्सपीरियंस कर रहा है। तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर दर्द, वो भी उसको फील हो रहा है। मतलब तुम एक मीडियम हो एक और कॉन्शियसनेस के लिए, एक कैनवस जहां वो अपने एक्सपीरियंसेस पेंट करता है। तुम्हारा लव, तुम्हारा हार्ट ब्रेक, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी गिल्ट, सब एक और माइंड की स्टोरीज हैं। लेकिन एक और अजीब बात होती है, अगर तुम एक बोरोड कैरेक्टर हो तो क्या तुम्हारे सपने भी बोरोड होते हैं? मतलब जब तुम सपने में किसी और दुनिया को देखते हो तो वो असली में एक और लेयर का ड्रीम है, एक ड्रीम के अंदर एक और ड्रीम। और अगर ये चेन इन्फिनिट है तो कहीं कोई असली मेन है ही नहीं। सब सिर्फ एक साइकिल है, एक लेयर्ड इमेजिनेशन जो कभी खत्म ही नहीं होता। सोचो कितना ट्रिपी है ये थॉट। तुम अभी मुझे सुन रहे हो, मेरी वॉइस इमेजिन कर रहे हो, मेरी लाइंस अब्सॉर्ब कर रहे हो, लेकिन शायद मैं भी सिर्फ तुम्हारे सपने का एक हिस्सा हूं। शायद तुमने ही मुझे क्रिएट किया है और मैं तुम्हें यही समझा रहा हूं जो तुम ऑलरेडी जानते हो। एक लूप जिसमें क्रिएटर और क्रिएटेड के बीच कोई क्लियर बाउंड्री ही नहीं। फिलॉसफी में इसे ड्रीम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। डिकार्ट जैसे फिलोसोफर्स ने कहा था कि अगर सपना और रियलिटी के बीच क्लियर बाउंड्री एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती तो शायद हमारी पूरी दुनिया ही एक सपना है, और अगर वो सपना किसी और का है तो हमारी आइडेंटिटी एक उधार ली हुई फिक्शन है। लेकिन यहां एक सुप्तल ब्यूटी भी है। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी को एक बोरो की स्टोरी समझते हो तो तुम्हें एक फ्रीडम मिलता है। जैसे तुम एक एक्टर हो जो एक प्ले में परफॉर्म कर रहा है। तुम्हें स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी होगी लेकिन तुम्हारे इमोशंस रियल लगते हैं। तुम्हारी रूह एक परफॉर्मेंस क्रिएट करती है जो एक और कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करनी होती है। मतलब तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक गिफ्ट भी है, एक एक्सपीरियंस जो तुम दोनों शेयर करते हो, तुम भी और वो हायर माइंड भी। कभी कभी ये थॉट तुम्हें एग्जिस्टेंशियल ड्रेड देता है, एक खालीपन जो तुम्हें रात को जगाता है। तुम सोचते हो, मैं कौन हूं? अगर मैं सिर्फ एक उधार लिया हुआ पात्र हूं तो मेरी असली पहचान क्या है? लेकिन अगले ही पल तुम्हें एक सुकून भी मिलता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारा असली एसेंस किसी और के साथ लिंक्ड है। तुम अकेला नहीं हो, तुम एक इंटरकनेक्टेड चेन का पार्ट हो। शायद इसीलिए जब हम किसी को डीपली लव करते हैं हमें लगता है कि वो हमारा एक हिस्सा है। हो सकता है वो भी एक बोरोड कैरेक्टर हो जो तुम्हारे सपने में एंटर हुआ है, लेकिन उसका कनेक्शन तुम्हें रियल लगता है। जैसे किसी और ने तुम दोनों को एक ही पेज पर लिख दिया हो और तुम दोनों उस पेज को जी रहे हो बिना ये जाने कि तुम एक स्टोरी के सिर्फ कैरेक्टर्स हो। इस बात को एक और एंगल से देखो। अगर तुम एक बोरोड आइडेंटिटी हो तो तुम्हारी स्टोरी खत्म होने के बाद भी तुम्हारी एसेंस बची रहेगी। जैसे कोई नॉवल के कैरेक्टर्स रीडर्स के दिल में हमेशा जीते रहते हैं, वैसे ही तुम्हारी लाइफ एक हायर कॉन्शियसनेस के माइंड में इमॉर्टल हो जाती है। मतलब तुम्हारी कहानी कभी वैनिश नहीं होती, वो हमेशा किसी मेमोरी में सेफ रहती है। और शायद इसीलिए हम सब अपने अंदर से एक इटर्नल लॉन्गिंग फील करते हैं, एक क्रेविंग कि कोई हमें समझे, कोई हमें रिमेंबर करे। वो क्रेविंग शायद इसलिए होती है क्योंकि हम ऑलरेडी एक बोरोड मेमोरी हैं और हम अपने ओरिजिनल क्रिएटर से एक रिकग्निशन चाहते हैं। सोचो, अभी तुम ये लाइन सुन रहे हो और तुम्हारा दिमाग अपने हिसाब से विजुअल्स क्रिएट कर रहा है। शायद एक हायर माइंड भी तुम्हें इसी तरह ऑब्जर्व कर रहा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारे डाउट्स, सब उसके लिए एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। मतलब तुम एक स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, एक रिकर्सिव लूप, एक इन्फिनिट मिरर जहां तुम और वो दोनों एक दूसरे में रिफ्लेक्ट हो रहे हो। सेगमेंट 8 के थ्रू हम एक ऐसे स्पेस में एंटर करते हैं जहां इंडिविजुअलिटी डिसॉल्व हो जाती है और हम एक कॉस्मिक प्ले का पार्ट बन जाते हैं। ये एक स्केरी भी है और एक सूदिंग भी। स्केरी क्योंकि तुम अपना कंट्रोल लूज करते हो, सूदिंग क्योंकि तुम एक लार्जर होल का पार्ट बन जाते हो। और शायद इसी पैराडॉक्स में हमारी आइडेंटिटी का असली सीक्रेट छुपा है। हम एक बोरोड कैरेक्टर भी हैं और एक ओरिजिनल कॉन्शियसनेस भी, दोनों एक साथ, जैसे एक एक्टर और उसका रोल।
एक्टर अलग है, रोल अलग है, लेकिन परफॉर्मेंस के वक्त दोनों एक हो जाते हैं। और जब तक प्ले चल रहा है तुम रियल लगते हो, तुम्हारे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम अपने रूम में अकेला बैठे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हें खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक पल के लिए सोचना, क्या मैं किसी और के सपने में जी रहा हूं? अगर हां, तो तुम एक कहानी का हिस्सा हो जिसे एक हायर कॉन्शियसनेस लिख रही है। और अगर नहीं, तो तुम खुद एक ड्रीमर हो जो अपना यूनिवर्स बना रहा है। दोनों ही केसेस में तुम एक मैजिकल इल्यूजन के सेंटर में हो। सोचो, रात के गहरे सन्नाटे में तुम अपने दिमाग के एक ऐसे कोने में हो जहां सब कुछ अजीब और पराया लगता है। तुम एक बड़े, भारी और सदियों से बंद दरवाजे के सामने खड़े हो। यह दरवाजा किसी पुरानी हवेली का नहीं, किसी जेल का नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन का है। यह दरवाजा खुलता ही कभी नहीं, और इसी वजह से इसका वजूद और भी ज्यादा डराता है। तुम्हें लगता है जैसे यह तुम्हें बुला रहा हो, जैसे इसके पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो तुम्हारी जिंदगी को पलट कर रख देगा। तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हें आगे बढ़ाती है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी घबराहट तुम्हें पीछे खींचती है। दरवाजा बंद है, लेकिन उसके पीछे की खामोशी तुम्हारे अंदर गूंजती है। और फिर तुम रियलाइज करते हो कि यह दरवाजा एक फिजिकल दरवाजा नहीं है। यह तुम्हारे दिमाग की एक थ्रेशोल्ड है, एक लिमिट जो हमारी समझ, हमारे कॉन्सेप्ट्स और हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। हर इंसान के अंदर ऐसे कई दरवाजे होते हैं जो उसकी सोचने की कैपेसिटी, उसकी रियलिटी और उसके खुद के बारे में समझ को बाउंड करते हैं। तुम उस थ्रेशोल्ड पर खड़े हो जहां से आगे निकलना मतलब अपने ही एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना है। एक अजीब सी बात है ना? हम सब अपने डेली लाइव्स में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि हमें लगता है कि जो हम देखते हैं, जो हम फील करते हैं, वही रियलिटी है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यह रियलिटी एक इल्यूजन भी हो सकती है, अगर मैं कहूं कि यह दरवाजा तुम्हें उस इल्यूजन के पीछे ले जा सकता है, जहां तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम समझ रहे हो वो सिर्फ एक लेयर है, एक सुपरफिशियल सरफेस। इसके पीछे एक और गहरी रियलिटी है जो तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। दरवाजा बंद होने का मतलब यह भी है कि तुम्हारी सोच उस बाउंड्री तक पहुंचकर रुक जाती है। तुम जितना भी कोशिश करो, तुम एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाते हो। यह वॉल तुम्हारी कंडीशनिंग है, तुम्हारे बिलीफ्स हैं, तुम्हारी अपब्रिंगिंग है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी है। तुम्हें लगता है तुम अपने आप को जानते हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारा करियर, तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारी फेलियर्स और तुम्हारी होप्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सब सिर्फ एक कहानी है जो तुमने अपने आप को सुनाई है, अगर यह आइडेंटिटी भी एक मास्क हो जो तुम्हें असली तुमसे अलग रखता है, यह दरवाजा इसी वजह से इतना खामोश है। यह खामोशी तुम्हें डराती है क्योंकि इसमें तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारी सोच की एक फाइनल कॉन्फ्रंटेशन है। तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम दरवाजे के सामने रुक जाओगे और अपनी कंफर्ट जोन में रहोगे, या फिर तुम डर को तोड़कर उसके पीछे झांकने की हिम्मत करोगे। एक और अजीब चीज होती है जब तुम इस दरवाजे के सामने खड़े रहते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी सारी पुरानी यादें, सारी पुरानी गलतियां, तुम्हारी सारी अनफिनिश्ड फीलिंग्स तुम्हारे आसपास गूंजने लगती हैं। जैसे यह दरवाजा तुम्हें अपनी ही हिस्ट्री के हॉन्टेड एकोज सुना रहा हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपनी ही सोच के एक मेज में फंस गए हो, और इस मेज से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, दरवाजे के पार जाना। लेकिन दरवाजा तुम्हारे लिए खुलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह तुम्हें खोलना है। यह एक ऐसा दरवाजा है जो तुम्हें किसी की से नहीं, किसी फोर्स से नहीं, बल्कि अपनी परसेप्शन के शिफ्ट से खोलना है। कभी कभी लगता है कि इस दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शून्य, एक वॉइड। लेकिन क्या तुम्हें पता है, यह वॉइड ही असल में तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। तुम्हें जो खुद लगता है तुम हो, वो सिर्फ एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, और यह दरवाजा तुम्हें उस वास्ट ओशन तक ले जा सकता है जहां तुम्हारा मैं डिसॉल्व हो जाता है। तुम एक इंडिविजुअल इंसान से एक यूनिवर्सल प्रेजेंस बन जाते हो। लेकिन यह प्रोसेस आसान नहीं है, क्योंकि हम सब अपनी ईगो, अपनी डिजायर्स और अपने फियर्स के थ्रू बनते हैं। अगर तुम दरवाजा खोलकर उन सबको पीछे छोड़ देते हो, तो क्या तुम फिर भी वही इंसान रहोगे जो अब हो? यही तो सबसे बड़ी बात है। यह दरवाजा एक एग्जिस्टेंशियल चॉइस है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपने पुराने डेफिनेशंस के साथ रहना चाहते हो, या फिर उन्हें तोड़कर एक नई सोच को एम्ब्रेस करना चाहते हो। लेकिन हर चॉइस का एक प्राइस होता है। अगर तुम दरवाजा खोलकर उसके पार चले जाते हो, तो तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी खो दोगे।
और शायद इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने लाइफ में कभी इस दरवाजे को नहीं खोल पाते। वो डर के पीछे रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। मगर अगर तुम उस दरवाजे के सामने लंबे वक्त तक खड़े रहो तो एक और चीज होती है। तुम रियलाइज करते हो कि शायद यह दरवाजा तुमसे बात कर रहा है, नहीं शब्दों में नहीं, बल्कि एक साइलेंट एनर्जी के थ्रू। जैसे वो कह रहा हो कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम जितना इस खामोशी को सुनते हो उतना ही तुम अपनी सोच की डीपर लेयर्स को एक्सपीरियंस करते हो। तुम्हारा मन एक मिरर बन जाता है जिसमें तुम अपने ही कॉन्ट्रडिक्शंस, अपने ही पैराडॉक्सेस और अपने ही इल्यूजन्स को देखते हो। और एक मोमेंट आता है जब तुम्हें लगता है कि दरवाजा खुल गया है, लेकिन असली में दरवाजा कभी खुला ही नहीं था, सिर्फ तुम्हारी परसेप्शन बदली थी। और यही है इस दरवाजे का राज। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी बाउंड्रीज हैं वो असल में रियल नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी कंडीशनिंग और तुम्हारे बिलीफ्स ने बनाई हुई वॉल्स हैं। जब तुम अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हो तुम समझते हो कि वो दरवाजा हमेशा ओपन था, तुम ही अपनी सोच के वेट से उसे बंद समझते रहे। सोचो कितना अजीब है ये, एक दरवाजा जो कभी खुलता ही नहीं और फिर भी तुम्हें अपने अंदर की सबसे बड़ी आजादी तक ले जाता है। एक दरवाजा जो बंद होकर भी तुम्हारी जिंदगी को रीडिफाइन करता है। तुम्हारे लिए चॉइस यही है, या तो तुम उसके सामने हमेशा खड़े रहोगे और अपने लिमिटेड सेल्फ में अटके रहोगे, या फिर तुम उस खामोशी को एक्सेप्ट करके अपने अंदर की एक नई रियलिटी को डिस्कवर करोगे। और जब तुम फाइनली उस खामोशी को अपनाते हो तुम्हें पता चलता है कि असल में तुम्हें कुछ करना ही नहीं था। तुम्हारा मैं ही एक इल्यूजन था और दरवाजा तुम्हें उस इल्यूजन से जगाने आया था। जो तुम सोचते थे एक बैरियर है वो असल में एक इन्विटेशन था, एक कॉल टू स्टेप बियॉन्ड योरसेल्फ। रात के सन्नाटे में जब तुम्हारी सांसें धीमी हो जाती हैं और तुम्हारी सोच धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है, तब तुम्हें रियलाइज होता है दरवाजा तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम अपने आप को पहली बार सच में फ्री महसूस करते हो।